क्या हाल चाल बच्चा पार्टी। मैं दिख रहा हूँ कि नहीं, एक बार मैं भी जरा देख लूँ। हम्म। यस। मैं क्या हाल चाल बच्चा पार्टी। हम्म। गुड इवनिंग आयुष्मान, गुड इवनिंग। चलिए साहब शुरू करते हैं बच्चों। हम्म। Two concentric spherical shells of radius r1 and r2 greater than r1 are having uniformly distributed charge q1 and minus and q2 respectively. Find out total energy of the system. तो अच्छा क्वेश्चन है। देखिए, यहाँ पर फील्ड की वैल्यू अगर मैं निकालता हूँ यहाँ बाहर खड़े होकर के, तो शेल थ्योरम 2 के अकॉर्डिंग मैं सेंटर पे Q1 प्लस Q2 चार्ज कंसनट्रेटेड मान सकता हूँ, ठीक है। लेकिन अगर मैं इस बीच की बात करूँ, इस रीजन की बात करूँ, ये वाले रीजन की बात करूँ, तो यहाँ पर केवल और केवल Q1 के कारण फील्ड होगी। दैट मीन्स हाफ एप्सिलॉन नॉट ए स्क्वायर एक में बच्चों रुको जरा, कुछ काम है। हम्म। कोर्स के बारे में बेटा मैं पहले भी बता चुका हूँ, मैं कोर्स कंप्लीशन के लिए ये चीज़ नहीं मैं पढ़ा रहा हूँ, मैं सिर्फ पढ़ाने के लिए पढ़ा रहा हूँ। पहली चीज़, आपने पिछली बार कहा था कि आप करेंगे एनएससीपी की बुक नहीं बताऊंगा, मैंने कहा था कि मैं क्वेश्चंस आपको अपलोड करा दूंगा, तो मैंने बात कर ली है। मैं बहुत जल्दी एनएससीपी की अपने पेज पर दो चीज़ें लाने वाला हूँ। एक तो टॉपिक बेस्ड क्वेश्चन, पीवाईक्यूज टॉपिक बेस्ड, और दूसरा मैं असाइनमेंट लाने वाला हूँ, ठीक है, ताकि आप उसी से प्रैक्टिस कर लें। अच्छा जी। सोमू सर, नेक्स्ट चैप्टर करंट इलेक्ट्रिसिटी चालू करेंगे सर जी। ग्रेविटेशन करेंगे बेटा, मैं पहले भी। सर आप प्लीज़ क्वेश्चन बुकलेट अपलोड कर दीजिए, क्योंकि सर रिवीजन स्टार्ट कर दिया है। थोड़ा सा टाइम दे दे बेटा, मैं कर रहा हूँ कोशिश। अभी पहले प्लान में शामिल नहीं था, आपने बोला तो प्लान आया। अब ऐसे हवा में असाइनमेंट बना दूंगा तो मज़ा नहीं आएगा ना बच्चा। फ्री होगा बेटा, फ्री 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 फ्री। तो हाफ एप्सिलॉन नॉट ई स्क्वायर डीवी, अगर आपको याद हो तो लास्ट क्लास में हमने पढ़ा था ये, ठीक है। उसी पर बेस्ड ये क्वेश्चन है बेटा। अब मैं आपको याद दिलाता हूँ। एक पॉइंट चार्ज के कारण मैंने याद करने को बोला था, क्यू स्क्वायर अपॉन टू एप्सिलॉन नॉट, सॉरी, के क्यू स्क्वायर बाई टू। मैंने कहा था स्फेरिकल सिमेट्री के केस में ये याद रखना, इसमें रेडियस तो के क्यू वन स्क्वायर जो है ना, वो चलेगा सिर्फ और सिर्फ R1 से R2 तक, प्लस उसके बाहर की फील्ड किसके कारण होगी, Q1 प्लस Q2 के कारण होगी, डिवाइडेड बाई टू, 1/R2 माइनस 1/इंफिनिटी, तो 1/R2 बचेगा। तो बच्चा ये है आंसर, टोटल एनर्जी। सर आज 1 आवर की क्लास लीजिए ना, पुराना क्लास जैसे। धन्यवाद सर, थैंक्स फॉर हेल्पिंग एवरी पॉसिबल सिचुएशन। हाँ भाई, तो क्लास
पुराने क्लास जैसा ही लेंगे, पुराने क्लास जैसा ही लेंगे, चिंता मत करिए। बेटा बस यही है कि थोड़ी मेरे को मारा मारी टाइम की अब बढ़ गई है, जैसे जैसे भगवान की दया से अनअकैडमी बढ़ रहा है और आगे और बढ़ेगा। लेकिन मेरा विश्वास मानिए, आपके लिए यूट्यूब पर आना मेरे लिए वाकई में आसान नहीं है, लेकिन फिर भी आता रहूँगा, ये मेरा मानना है। तो उसी में मेरे को सपोर्ट करिए बच्चों, मतलब मैं यही चाहूँगा कि आप मुझे सपोर्ट करेंगे तो मेरा और मोटिवेशनल लेवल हाई होगा, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। इन सॉलिड यूनिफॉर्मली चार्ज स्फीयर ऑफ टोटल चार्ज क्यू एंड रेडियस आर, इफ एनर्जी स्टोर्ड आउटसाइड द स्फीयर इज यू नॉट जूल्स, देन फाइंड आउट सेल्फ एनर्जी ऑफ स्फीयर इन टर्म्स ऑफ यू नॉट। तो ये बात हमने लास्ट क्लास में देखी थी बच्चों, कि आउटसाइड होती है 0.5 kq² बाई आर और इनसाइड होती है 0.1 kq² बाई आर। इफ एनर्जी स्टोर्ड आउटसाइड द स्फीयर इज यू नॉट, इसकी वैल्यू यू नॉट दी है, आपसे पूछी गई है टोटल एनर्जी, तो टोटल एनर्जी होगी यू नॉट, तो यू नॉट प्लस यू नॉट अपॉन 5, मतलब 6/5 यू नॉट इज द आंसर, ठीक है। ये बात अपन ने कल की क्लास में, लास्ट क्लास में डिस्कस की थी, अगर एनर्जी की बात अगर आपको याद हो तो, ठीक है बच्चों। अगले क्वेश्चन पर आते हैं। A uniformly charged sphere of radius 1 centimeter has potential of 8000 volt at surface. The energy density near the surface. तो अगर आपको बच्चों सरफेस का पोटेंशियल पता है, सरफेस का पोटेंशियल कितना है, 8000 वोल्ट है सरफेस का पोटेंशियल, ठीक है। तो मैं लिखूंगा के क्यू बाई रेडियस कितनी दी है, 1 सेंटीमीटर, तो 0.01 बराबर 8000 वोल्ट। के क्यू बाई आर होता है ना पोटेंशियल। हमें फील्ड निकालनी है बच्चों, तो फील्ड निकालने के लिए क्या करेंगे, फील्ड निकालने के लिए हम, फील्ड होती है के क्यू बाई आर स्क्वायर और पोटेंशियल होता है के क्यू बाई आर, यानी कि पोटेंशियल में 1/r का मल्टीप्लाई और कर दें तो बच्चों फील्ड आ जाएगी, ठीक है, 0.01, और यहाँ पर भी 0.01 से अगर डिवाइड कर दूँ तो ये फील्ड की वैल्यू आ जाएगी। तो फील्ड की वैल्यू आती है 8 इंटू 10⁻, कितनी आई बच्चों, जल्दी बताइए, 10⁻5 वोल्ट पर मीटर, ये आ गई, ठीक। अब एनर्जी डेंसिटी क्या होती है बच्चों, तो वो तो बता ही चुका हूँ, 12 ε0 E², ये वैल्यू यहाँ पर पुट कर दीजिए और आंसर निकाल लीजिए। Figure shows equipotential surface for a two charge system. At which of the labeled point will an electron have the highest potential energy? इलेक्ट्रॉन, बहुत अच्छा क्वेश्चन है और इसमें सब लोग गलती कर जाते हैं भैया। इलेक्ट्रॉन की हाईएस्ट पोटेंशियल एनर्जी का मतलब है जिस पॉइंट का पोटेंशियल सबसे ज़्यादा नेगेटिव होगा वहाँ इलेक्ट्रॉन, क्योंकि माइनस होता है ना चार्ज, वहाँ की पोटेंशियल एनर्जी हाईएस्ट होगी। तो सबसे ज़्यादा नेगेटिव माइनस क्यू के जितना पास हो गए उतनी ज़्यादा नेगेटिव पोटेंशियल होगा, तो बी पॉइंट है सबसे पास, तो पॉइंट बी आंसर होगा। इसके बाद आगे बढ़ते हैं, ठीक। जो लास्ट क्लास में पढ़ रहे थे वहाँ से शुरू करते हैं, और लास्ट क्लास में हम लोग पढ़ रहे थे इलेक्ट्रोस्टैटिक कंडीशन में कंडक्टर के बारे में जान रहे थे। अब हमने कहा था नेट इलेक्ट्रिक फोर्स ऑन क्या होता है, क्या पढ़ रहे हैं वो देख रहे थे। आज हम पढ़ने जा रहे हैं, कल लास्ट क्लास में पढ़ा था कंडक्टर होता क्या है, आज पढ़ने जा रहे हैं बच्चों प्रॉपर्टीज ऑफ कंडक्टर, प्रॉपर्टीज ऑफ कंडक्टर। एक
चीज है गड़बड़ कर रहा है जो यहाँ पर नंबर 1 प्रॉपर्टी है बच्चों, नंबर 1 प्रॉपर्टी है E बराबर 0 इनसाइड द कंडक्टर। इनसाइड, इनसाइड के ऊपर स्टार लगा रहा हूँ, इनसाइड द कंडक्टर। इस स्टार का मतलब समझाऊंगा बच्चों। स्टार का पहले मतलब लिख लेते हैं। बाय द वर्ड इनसाइड inside we mean meat of the conductor, meat of the conductor। by the word inside we mean meat of the conductor। ठीक, मतलब सर क्या कहना चाहते हैं? देखो भाई, इनसाइड से कंफ्यूजन आता है। किसी ने कहा कि यार मान लीजिए ये एक शेल है, कंडक्टिंग शेल है। क्या है ये? कंडक्टिंग शेल है। तो बाय द वर्ड इनसाइड वी मीन्स मीट ऑफ द कंडक्टर, मतलब ये वाला जगह, ये वाली जगह, ये लोकेशन इनसाइड नहीं है, क्योंकि यहाँ पर कंडक्टर का मटेरियल नहीं है। ये वाला पॉइंट इनसाइड कहलाएगा क्योंकि ये कंडक्टर के मीट मतलब उसके मटेरियल के अंदर है। ठीक है भाई, समझ में आ गया? ठीक, चलिए बढ़िया बात है। अब हम लोग आगे बढ़ते हैं और मतलब जो भी हमारा पहला पॉइंट था E बराबर 0 इनसाइड द कंडक्टर, इसको समझते हैं कि आखिरकार इसका मीनिंग क्या है और ये क्यों होता होगा, ये समझने का प्रयास करते हैं। क्यों? क्योंकि ऐसा भी होता है, HMISB तो है यार वीर सिंह, शायद मुझे तो यही याद है। अभी बताता हूँ, एक बार रुको। बैच कोड, बैच कोड बताता हूँ, बताता हूँ, बताता हूँ। हम्म, HMISB है बेटा, बैच कोड मेरा ऐप पर जो कोड है वो HMISB ही है। ठीक है, जरा ध्यान दीजिएगा। आखिरकार क्या मीनिंग है इसका और ये कैसे आता है, वो सारी चीज़ें समझाता हूँ। किसी ने कहा यार सर ऐसा है ना, मैंने ये रहा कंडक्टिंग स्लैब, मान लीजिए ये है कंडक्टिंग स्लैब, ठीक है, ये है कंडक्टिंग स्लैब। इस कंडक्टिंग स्लैब में, इस कंडक्टिंग स्लैब में किसी ने कहा कि सर ऐसा है, मैंने एक एक्सटर्नल फील्ड में रख दिया, ई नॉट एक एक्सटर्नल फील्ड है, ये रख दिया। अब तो आएगी ना फील्ड उसके अंदर? मैंने कहा अभी भी नहीं आएगी। कि क्यों नहीं आएगी सर, जरा बताइए। मगर एक बहुत सिंपल सी बात सुनना जरा। अगर मैं कह रहा हूँ इलेक्ट्रोस्टैटिक की कंडीशन है, किसकी कंडीशन है बच्चा? इलेक्ट्रोस्टैटिक, इलेक्ट्रोस्टैटिक याद आया? इलेक्ट्रोस्टैटिक का मतलब नेट फोर्स ऑन द चार्ज पार्टिकल जीरो होना चाहिए।
और अगर मान लीजिए आपने कहा फील्ड है तो नेट फोर्स जीरो नहीं होगा, इसका मतलब ये तब तक चलता रहेगा जब तक कि नेट फोर्स जीरो नहीं हो जाता। ठीक है ना भाई। तो जैसे मान लीजिए मैंने कहा कि यार अंदर फील्ड जीरो नहीं है और ये चलता जा रहा चलता जा रहा चलता जा रहा चलता जा रहा चलता जा रहा, तो करंट आएगी ना यहाँ पर, और करंट आएगी तो आई स्क्वायर आर के हिसाब से हीट जनरेट होगी, और हीट जनरेट होगी तो उसके लिए एनर्जी आएगी कहाँ से, बोलो। इसका मतलब ऐसा, मतलब अगर ऐसा हुआ कि अंदर फील्ड है, एक कंडक्टर को रख दिया, ठीक है, मैंने ऐसे ही बस रख दिया और बाहर फील्ड है, तुमने कहा अंदर फील्ड जीरो नहीं है सर, मैं कहा जीरो नहीं है तो फोर्स लगेगा, फोर्स लगेगा तो करंट होगी, करंट होगी तो आई स्क्वायर आर से हीट होगा, और हीट लॉस हुआ तो उसके लिए एनर्जी कहाँ से आएगी। आई बात समझ में, इसका मतलब ये पॉसिबल नहीं है। क्लियर बच्चों, ठीक। तो एक तरीका, दूसरा एक और तरीका है कि होता क्या है कि जैसे इस पर मान लीजिए पॉजिटिव चार्ज, फ्रीली मूविंग चार्ज है, तो पॉजिटिव चार्ज इलेक्ट्रिक फील्ड की तरफ भागेगा, नेगेटिव चार्ज उसके अपोजिट डायरेक्शन में भागेगा इफेक्टिवली, एक्चुअल में तो नेगेटिव भागता है, लेकिन इफेक्टिवली आप इसको यूं भी समझ सकते हैं कि पॉजिटिव भागेगा ई नॉट के तरफ और नेगेटिव भागेगा भागेगा माइनस ई नॉट की तरफ। अब क्या होगा, अब इन पॉजिटिव चार्ज और नेगेटिव चार्ज के कारण एक इंटरनल फील्ड डेवलप होगी बच्चों, अपोजिट डायरेक्शन में एक्सटर्नल के। ठीक, मान लीजिए स्टार्टिंग की बात करता हूँ, स्टार्टिंग में ई इंटरनल छोटा होगा, छोटा होगा किससे, ई नॉट से। तो अभी भी इस पर एक कोई चार्ज पार्टिकल पॉजिटिव कंसीडर करोगे तो उस पर फोर्स कितना लगेगा, क्यू ई नॉट माइनस ई इंटरनल। तो कौन जीत जाएगा, ई नॉट स्टार्टिंग में जीत जाएगा पॉजिटिव चार्ज पर, जीता तो ये और इधर जाएगा, और यहाँ पर सरफेस पे पॉजिटिव चार्ज बढ़ेगा तो यहाँ नेगेटिव चार्ज बढ़ेगा, क्योंकि टोटल चार्ज तो सेम ही रह रहा है। फिर ई इंटरनल बढ़ेगा, ई इंटरनल अगर बढ़ा और बढ़ते बढ़ते क्या होगा, एक ऐसा समय आएगा जब ये वैल्यू जीरो हो जाएगी, मतलब ई नॉट बराबर ई इंटरनल मतलब ई नेट इनसाइड द कंडक्टर, अगर मैं बोलूँ तो वो जीरो आ जाएगा। अब जब जीरो आ गया तो फोर्स लगना बंद, फोर्स लगना बंद तो एक्यूमुलेशन बंद, एक्यूमुलेशन बंद तो कुछ होगा ही नहीं, जो जैसा था वैसा ही रहेगा। ठीक है, इन चार्जेस को बोलते हैं इंड्यूस्ड चार्जेस। इन चार्जेस को क्या बोला जाता है बच्चों, इंड्यूस्ड चार्जेस इसको। और ये सरफेस पे आ जाते हैं, कंडक्टर के अंदर ही रहते हैं, ऐसा नहीं बाहर निकल जाते हैं, बोलते क्या है इनको, इंड्यूस्ड चार्जेस। ठीक, मेरे हिसाब से मैं अपनी बात को समझा पाया हूँ कि इलेक्ट्रोस्टैटिक फील्ड इनसाइड अ कंडक्टर इज ऑलवेज जीरो अंडर द कंडीशन, कौन सी, जो मैंने सबसे ऊपर लिखी थी। ठीक है, अगला पॉइंट, सेकंड पॉइंट पढ़ते हैं बच्चों। ये भी बड़ा इंटरेस्टिंग पॉइंट है, ध्यान से सुनना, पूरा चैप्टर पूरा टॉपिक ही बहुत इंटरेस्टिंग है कंडक्टर। सेकंड पॉइंट है रो, मतलब चार्ज डेंसिटी, चार्ज डेंसिटी को मैं रो सिंबल से डिनोट कर रहा हूँ। ये जीरो होती है, ये भी जीरो होती है इनसाइड द कंडक्टर। चलिए थोड़ा दिमाग लगाइए और आप इसका रीज़न बताइए, देखते हैं कौन बता सकता है, कोशिश करिए। आपको 1 मिनट दे रहा हूँ, इसको प्रूफ करने की कोशिश, इसको आप कर सकते हैं प्रूफ, आपको इतना पढ़ाया जा चुका है, बताइए। कनिष्क कुमार, बेटा नहीं दे सकता मैं इसका रिप्लाई, क्योंकि मुझे इसका आंसर पता नहीं है। देखिए भाई, मान लीजिए ये एक कंडक्टर है, आपने तो बताया नहीं, ये मीट ऑफ द कंडक्टर है, मतलब पूरा पूरा सॉलिड कंडक्टर है। ठीक है, मान लीजिए हमने अभी प्रूफ किया है पहला पॉइंट में ई बराबर जीरो इनसाइड द कंडक्टर। ठीक है, मैंने इसको चार्ज भी दे मारा, बाहर एक
चार्ज रख भी दिया, सब कुछ कर दिया, अंदर जो है चार्ज डेंसिटी जीरो होगी। इनसाइड वही वाला इनसाइड है। कैसे? मान लीजिए अंदर चार्ज डेंसिटी है, ठीक है, तो मैंने इसी के अंदर एक गॉसियन सरफेस इमेजिन करी, गॉसियन सरफेस इमेजिन करी। इसके हर पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू बच्चों जीरो है, हर पॉइंट पर। पहला पॉइंट यही पढ़ाया है, पढ़ाया है। यदि ऐसा है तो क्लोज्ड इंटीग्रल ई डॉट डी ए अगर मैं निकालूं इस गॉसियन सरफेस के हर एक पॉइंट पर तो वो जीरो आएगा। और अगर मैं चार्ज डेंसिटी रो मान लूं तो ये रो इंटू 4/3 πr³ या रो इंटू वॉल्यूम अपॉन एप्सिलॉन नॉट होगा। अच्छा ये बताइए, इसका जीरो आना हर वॉल्यूम के लिए ट्रू होगा, चाहे छोटा लो चाहे बड़ा लो। इसका मतलब ये तभी पॉसिबल है जब रो इक्वल्स टू जीरो एवरीवेयर इनसाइड द कंडक्टर हो। समझ में आ गई बात? ठीक। अच्छा, तो रो इक्वल्स टू जीरो इनसाइड द कंडक्टर एट एवरी पॉइंट। इसके इंटरप्रिटेशन है, इसको बोलते हैं कोरोलरी। इसके क्या कोरोलरी हैं वो बताता हूँ, वो लिखवाता हूँ, ठीक है। इसके कोरोलरी हैं बच्चों, दैट मीन्स, इसको यूं लिखो, विच मीन्स any charge given to conductor, कोई भी चार्ज दे दीजिए, will reside on the surface of conductor। भाई इसका मतलब यही तो है कि अगर अंदर नहीं रह सकता तो कितना भी चार्ज आप दे दीजिए इसको, वो सारा का सारा चार्ज, अगर आपने प्लस क्यू दिया तो ये सारा का सारा प्लस क्यू कहाँ होगा? सरफेस पर ही हो सकता है, क्योंकि अंदर तो जीरो है। फिर आप दोगे कैसे? देना भी पॉसिबल नहीं है, लेकिन देखा गया कंडक्टर को चार्ज दे सकते हैं तो दे दिया तो कहाँ रहेगा? सरफेस पे। क्लियर? चलिए तीसरा पॉइंट समझते हैं बच्चों, थर्ड पॉइंट, वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट अगेन। थर्ड पॉइंट इज कंडक्टर is an equipotential body, conductor is an equipotential body। ठीक है भैया, ये कैसे प्रूफ कर सकते हो? चलिए इसके लिए मैं आपको 1 मिनट दे रहा हूँ, कोशिश करिए इसको प्रूफ करने की। सोच लिया भाई? चलिए देखते हैं कैसे मैंने ये कहा। ये अभी ये भी प्रूफ किया जा सकता है। मैंने पढ़ा है बच्चों, dv बराबर माइनस ई डॉट डी आर, ये पढ़ा है, आपने भी पढ़ा होगा। डेल्टा वी बराबर ये पढ़ा है। अब E एट एवरी पॉइंट इनसाइड द कंडक्टर इज जीरो, हर पॉइंट पर जीरो है। अगर E हर पॉइंट पर जीरो है, ये वैल्यू हर पॉइंट पर जीरो है, तो डेल्टा वी जीरो होगा। डेल्टा वी जीरो होगा मतलब वी ए बराबर वी बी होगा। मतलब कोई भी 2 पॉइंट ले लीजिए, उनके बीच में कोई पोटेंशियल डिफरेंस नहीं है। इसका मतलब हर पॉइंट का पोटेंशियल क्या है? यूनिफॉर्म। और अगर हर पॉइंट का पोटेंशियल यूनिफॉर्म है तो ऐसी बॉडी को क्या बोलेंगे? इक्वी पोटेंशियल बॉडी। ठीक। which also implies which also implies that surface of a conductor
is an equipotential surface. इक्विपोटेंशियल सरफेस। भाई अगर पूरी बॉडी, किसी ने कहा पूरी बॉडी इक्विपोटेंशियल है, तो सरफेस का हर पॉइंट, इसको बोलते हैं पॉइंट नंबर डी, इसको बोलते हैं पॉइंट नंबर ई। किसी ने कहा सर आपको कैसे पता, मैं सरफेस पे चलता हुआ आऊँगा, हो सकता है वर्क हो जाए। मैंने कहा यार एक बात बताओ, पोटेंशियल डिफरेंस निकालने के लिए पाथ फिक्स होना जरूरी नहीं ना, मैं तो अंदर से जाऊँगा, ऐसे जाऊँगा। अगर मैं इस पाथ से जा रहा हूँ तो हर जगह ई कितना होगा, ज़ीरो। तो वापस से डी और ई का पोटेंशियल सेम आ जाएगा। इसका मतलब कंडक्टर की सरफेस एक इक्विपोटेंशियल सरफेस होती है। इससे एक और चीज़ सामने आती है, पता है, एक और इंटरप्रिटेशन आता है। देयर फॉर इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस या इलेक्ट्रिक फील्ड is always perpendicular to conducting surface। बताओ क्यों भाई, ऐसा क्यों? ये तो मेरे पीछे आ गया है, मैं जहाँ लिख रहा हूँ उसके पीछे। तो क्या करूँ, इसको उठा लेता हूँ यहाँ से, अभी उठाता हूँ भाई, ठीक है। नेक्स्ट पेज पे डाल देता हूँ, परेशान मत होइए। ये लीजिए साहब, अब ठीक, अब तो दिख रहा होगा। मतलब अगर कोई कंडक्टर है बच्चों, तो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस, मान लीजिए इस पे चार्ज वार्ज है, तो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस अगर होंगी तो हर पॉइंट पर कंडक्टिंग सरफेस के परपेंडिकुलर होंगी, इसकी गारंटी है हर पॉइंट पर। ये एंगल जो है ना बच्चों, ये एंगल, ये वाला एंगल 90 डिग्री होगा, इसकी गारंटी है, ठीक है। वैभव शुक्ला, नहीं बेटा ऐसा नहीं है, ठीक है बच्चों। तो चलिए, मैंने 3 प्रॉपर्टी आपके साथ डिस्कस कर ली हैं। मैं अब क्वेश्चन पूछूंगा इन्हीं प्रॉपर्टी पर बेस्ड, ठीक है। तो क्वेश्चन डिस्कस करते हैं, ध्यान से देखिएगा। क्वेश्चन है, मान लीजिए ये एक सॉलिड स्फीयर है, कंडक्टिंग, ठीक है, कंडक्टिंग सॉलिड स्फीयर। क्या ये कंडक्टिंग सॉलिड स्फीयर है, ठीक है। अच्छा, ये है सेंटर सी, यहाँ से कुछ डिस्टेंस पर ये पॉइंट है क्यू, जिसकी डिस्टेंस यहाँ से कितनी है, आर, ठीक है बच्चों। ये क्यू चार्ज रखा हुआ है, नेट चार्ज इस कंडक्टर पर ज़ीरो है, जीरो। फाइंड, क्वेश्चन पूछा गया है, इलेक्ट्रिक फील्ड एट पॉइंट सी ड्यू टू induced charges of sphere, due to induced charges of sphere। फाइंड इलेक्ट्रिक फील्ड एट पॉइंट सी ड्यू टू इंड्यूस्ड चार्जेस ऑफ स्फीयर। चलिए पहले कोशिश करिए, फिर मैं बताऊंगा आपको। कोई बता सकता है भाई?
सर तो एसआरजी कैसे मिलेगा तब? बेटा एसआरजी के लिए जो फॉर्म है गूगल फॉर्म वो भर दो, है ना। और मेरे इन वीडियो में भी शायद एसआरजी का फॉर्म फ्लोट होता होगा, एक बार कंफर्म कर लीजिएगा इन वीडियोस में एसआरजी का फॉर्म फ्लोट कराने के लिए, ठीक है। कमेंट सेक्शन में बोल दीजिएगा। तो एसआरजी का एक गूगल फॉर्म फ्लोट करा दिया जाएगा बच्चा, उसको आप फिल कर दीजिएगा। आपके पास कॉल आ जाएगा, आपका टेस्ट वगैरह इंटरव्यू वगैरह होगा, और हम देखते हैं फिर आप एसआरजी में लेने का प्रयास करते हैं, ठीक है। चलिए ये क्वेश्चन मैं बताता हूँ, ध्यान से सुनिएगा। ये कंडक्टर के अंदर है, अथर्व प्रताप सिंह राणा ने ये बात बता दी है, शाबाश, बहुत बढ़िया। 2025 के लिए भी हो जाएगा बेटा, गूगल फॉर्म जो आएगा ना वो हो जाएगा। ई नेट कंडक्टर के अंदर एट पॉइंट सी 0 होगा, ये तुमने अभी अभी पढ़ा है। और ये दो कारणों से होगा, एक ड्यू टू इंड्यूस चार्जेस, प्लस दूसरा ड्यू टू क्यू, इस क्यू के कारण। तो ई ड्यू टू इंड्यूस्ड चार्जेस बराबर होगा इलेक्ट्रिक फील्ड नेगेटिव डी टू क्यू, और क्यू के कारण इलेक्ट्रिक फील्ड कितनी है बच्चों, के क्यू बाई आर स्क्वायर, इस डायरेक्शन में है, ठीक है। इसका अपोजिट इस डायरेक्शन में होगा। क्लियर, समझ में आ गई बात? ग्रेट। तो ये है फील्ड जो अभी मैंने बताई है। चलिए अब आप लोग को यहाँ जनरल पॉइंट ए पर अगर मैं फील्ड पूछूं तो क्या सोचेंगे आप बताइएगा बच्चों, ठीक है। और मैं क्लास ये यहीं पर एंड कर रहा हूँ बच्चों, टाटा बाय बाय।